अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग लास्ट क्लास में वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन का एक टुकड़ा देखे, ठीक है। इस क्लास में हम लोग जितना भी डिफरेंट फॉर्मेट्स है वेक्टर इक्वेशन का, कार्टेशियन का बात तो लास्ट क्लास में हुआ है, फिर से थोड़ा सा मिक्स करके कार्टेशियन फॉर्मेट भी देख लेंगे प्लेन का, ठीक है, और कुछ सवाल भी ले लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हम लोग एक बात मान चुके थे लास्ट क्लास में कि कभी भी अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए तो उसके लिए जरूरत दो चीजों का होता है, एक पॉइंट और दूसरा नॉर्मल वेक्टर प्लेन के। नॉर्मल टू द प्लेन एक वेक्टर पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं वो पता होना चाहिए, तो प्लेन का इक्वेशन लिखाएगा। तो क्वेश्चन बाद में लेते हैं। सबसे पहला जो हम लोग देखे थे वो क्या था कि एक प्लेन है, मान लीजिए ऐसा, ये प्लेन है, इस पे एक पॉइंट पता है आपको जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, एक मूविंग पॉइंट आर माने थे, तो आर माइनस ए कहीं ऑरिजिन होगा, ठीक है। तो आप a माइनस आर लिखिए, आर माइनस ए लिखिए। अगर हम इसको a बोल रहे हैं और इसको b बोल रहे हैं, नॉर्मल दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, उसको भी कहीं प्लॉट कर सकते। तो पॉइंट पता है आपको जिससे प्लेन पास कर रहा है, और नॉर्मल टू द प्लेन है n, ये दोनों पता है। तो अगर हम बोले, मान लीजिए जो फॉर्मेट बुक में वही लिखते हैं, बी ए इज परपेंडिकुलर टू एन, तो बी ए को क्या लिख सकते हैं, आर माइनस ए, तो परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। इसका बात हो चुका है। अब आ रहे हैं दूसरे फॉर्म पे, ठीक है। ये कह रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन, या इसको मिटा के ही लिखते हैं दूसरा, कार्टेशियन इक्वेशन भी इसका लिख दिए थे, वो अवेलेबल है आपके वीडियो में। अब दूसरा फॉर्म पे जा रहे हैं। दूसरा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, तब कुछ सवाल ले लेंगे। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन at a distance d from origin and normal to the plane, normal to the plane ही होगा, normal n क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए, तो हम लोग को एक पॉइंट चाहिए, ये प्लेन है, कहीं ऑरिजिन होगा, मान लीजिए यहाँ बाहर रख लिए, कहीं भी ऑरिजिन होगा, यहां से इसे परपेंडिकुलर डालते हैं, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे वेक्टर मत लगाइएगा, सॉरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, तो ये d है, d डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप सोचिए कि यहाँ कहीं ऑरिजिन है, इसे परपेंडिकुलर डाल दिए और एक नॉर्मल दिया हुआ है, तो आप ऐसे सोचिए कि यहाँ ऑरिजिन है, हम प्लेन है, ये क्या है, d डिस्टेंस, और ये नॉर्मल दिया हुआ है, तो n अगर दिया हुआ है तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों में क्या रिलेशन होगा, दो वेक्टर का पैरेलल होता है तो लैम्डा टाइम्स अदर होता है, तो n दिया हुआ है, तो n अगर दिया हुआ है तो हम n कैप भी निकाल सकते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, इसका लेंथ है d,
तो आप पढ़े थे अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्या होता है, लैम्डा ए कैप। तो अगर हम इसको देखना चाहते हैं, ये ऑरिजिन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये डी डिस्टेंस है, लेकिन इसको अगर वेक्टर की तरह लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, डी एन कैप। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं, डी एन कैप। नॉर्मल दिया था, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट का काम कर सकता है, क्या है, ये ओ ए है ना, ये क्या है, ओ ए। जैसे मान लीजिए अगर जमीन, ये नीचे वाला फ्लोर ले रहे हैं, तो आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे हैं, मेरे सर पे ऑरिजिन है, ठीक है, तो ये नीचे तक का लेंथ डी, आपको सीधे ऐसे खड़े कर दिया गया, ठीक है, ऐसे आप खड़े यहाँ पे, आप हैं एन, तो हम क्या हो सकते हैं, हम अगर वेक्टर बनाना चाहें, मेरे अलोंग एक वेक्टर बनाना चाहें, यहाँ ऑरिजिन है, तो मेरा नाम क्या होगा, और वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, डी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अगर दो पैरेलल है तो उसका नाम एन है, तो मेरा नाम क्या होगा, डी एन कैप होगा। और यहाँ ऑरिजिन होने के चलते वो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट हो जाएगा। हम वेक्टर, अगर हम बोले वेक्टर ओ ए, ओ ऑरिजिन है, स्मॉल ए है, तो यानी ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ना, हाँ, तो ये जो डी एन कैप हो गया, ये पॉइंट का काम करेगा। तो आपको एन दिया था, ठीक है, तो एन कैप कैसे निकाल सकते हैं आप, एन बाई मॉड एन, तो एन कैप निकाल लिए। अब बताइए आर पॉइंट पता है, डी एन कैप, तो आर माइनस वेक्टर का इक्वेशन क्या होता है, आर माइनस डी एन कैप, पॉइंट हो गया ये, डॉट एन भी ले सकते हैं, एन कैप भी ले सकते हैं। अगर एन कैप लिखते हैं तो क्या होगा, क्या फायदा होगा, सो देखिए, अगर यहाँ एन कैप लिखिएगा तो एन कैप डॉट एन कैप 1 हो जाएगा, एन लिखिएगा तो कुछ मैग्नीट्यूड आएगा ना, एन कैप डॉट एन कोई वैल्यू आ जाएगा। अभी क्या हो गया, एन कैप लिखे तो एन कैप डॉट एन कैप 1 हो जाएगा, तो यहाँ हम एन नहीं लिख के क्या लिख लिए, एन कैप लिख लिए, तो इससे फॉर्मेट थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। ये क्या हो गया देखिए, आर डॉट एन माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप 1 बराबर 0, तो ये क्या हो गया, आर डॉट एन कैप बराबर डी, आर डॉट एन कैप बराबर डी। ये क्या हो गया, इस फॉर्मेट का क्या मानता है कि ये जो प्लेन होता है वो डी डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो डी डिस्टेंस पे होता है ऑरिजिन पे, ऑरिजिन से, और उसका नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर कहाँ है, यहाँ है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर यहाँ रखना है। तो आर डॉट अगर यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये क्या हो गया, आर डॉट यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल बराबर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। और डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव रखना है, ऐसा नहीं कि एक -1 कॉमन लेके इधर भेज दिए, वो काम भी नहीं करेंगे, तो ये हमेशा डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन देगा। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं। हम लोग क्या सीखे हैं पहले फॉर्म में कि आर डॉट आर माइनस ए डॉट एन 0 होता है। अब पॉइंट कैसे निकाल लिए कि भाई दो वेक्टर पैरेलल है, वेक्टर एन और ये जो परपेंडिकुलर ऑरिजिन से डाले हैं वो, तो इस वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, डी एन कैप। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, डी। अगर दो वेक्टर पैरेलल होता है तो ए वेक्टर है और वेक्टर बी अगर पैरेलल होता है तो ए इज इक्वल टू लैम्डा भी होता है, ठीक है। यहाँ पे एन के अलोंग जो नॉर्मल दिया था उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लिए और उसको डी से गुना कर दिए, तो ये वेक्टर हो गया। अब ये ऑरिजिन हो गया तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया, तो पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया, नॉर्मल पता था, उसके अलावा यूनिट वेक्टर अगर लिख दिए तो ये सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो गया, आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी, तो डी क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। चलिए सवाल देख ले, 2-3 सवाल जो अभी तक पढ़े हैं प्लेन के बारे में, उसके वेक्टर इक्वेशन पे।
तो दो फॉर्मेट अभी डिस्कस किए, थोड़ी देर में फिर और बाकी बचा हुआ भी फॉर्मेट डिस्कस कर देंगे। पहले सवाल देख लीजिए। पहला सवाल है कि अ वेक्टर n मेक ऑफ मैग्नीट्यूड 8, तो पहला चीज दिया हुआ है कि n का मैग्नीट्यूड 8 है। n जो है, ठीक है, n इज इंक्लाइन टू एक्सेस एट 45 डिग्री। तो ये जो 45 डिग्री है वो कौन सुनाएगा? डायरेक्शन कोसाइन का बात कौन करता है? यूनिट वेक्टर। तो ये क्या होगा? कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, एन कैप। और एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या दिया है कि भाई एल है cos 45 मतलब 1/√2, m है 60 डिग्री बना रहा है तो cos 60, तो हाफ, और एन एक्यूट एंगल विथ z, तो n के बारे में बोला है सिर्फ कि पॉजिटिव होगा। तो हम लोग इसमें वैल्यू डाल देते हैं 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो रहा है 1/2 प्लस 1/4। तो यहाँ से एलसीएम 4 लेंगे अगर, तो यहाँ 2 + 1 3/4, तो 1 - 3/4, तो ये 1/4 होगा। तो n इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो n का वैल्यू क्या आएगा? हाफ। यानी ये भी कितना एंगल बनाएगा? 60 डिग्री। यानी गामा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। कॉस गामा हाफ है, तो गामा कितना? 60 डिग्री है, एक्यूट एंगल है। तो आपको एन कैप पता चल गया एक तरह से, तो लिख लीजिए एन कैप को। एन का यूनिट है 8 और एक पॉइंट दिया हुआ है, तो फाइनली एन मेरे पास हो गया, एन का मैग्नीट्यूड क्या है? 8। अब उसी के सारे अगर लिखना है तो एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो एक काम कर लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। एन कैप क्या हो गया? एल का वैल्यू है 1/√2 आई कैप, एन का वैल्यू है हाफ जे कैप प्लस हाफ के कैप। ये हो गया। तो आप बताइए एन क्या होगा? 8 एन कैप, तो 8 से गुना कर दिए, तो एन हो गया 4√2 आई कैप 4 जे कैप 4 के कैप। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल मान लीजिए। और पॉइंट दिया है, पॉइंट वेक्टर ए, तो √2 - 1 - 1, तो √2 आई प्लस, यहाँ क्या होगा? √2 आई और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? -j प्लस के कैप। पॉइंट मिल गया, तो इसका जल्दी से आंसर लिख दीजिए। पहला फॉर्मेट पे चले, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या था? r - a डॉट n इज इक्वल्स टू 0। तो कैसा दिख रहा है ये? r - √2 आई, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, -j प्लस के डॉट n, 8 यूनिट का चाहिए, तो डॉट 4√2 आई प्लस 4j प्लस 4k बराबर 0।
ये वेक्टर इक्वेशन होगा। अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन भी चाहिए तो कैसे लिखेंगे? नॉर्मल आपको पता है, x1 y1 z1, डायरेक्ट भी अगर लिखना हो तो ये क्या है, √2 -1 1, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या है, बराबर 4√2 4 4। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, वेर a b c आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो a है 4√2, लिख दीजिए, x माइनस √2, b है 4, y माइनस माइनस प्लस c है 4, z माइनस 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या आ गया, 4√2 x प्लस 4y प्लस 4z माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4 कट गया तो ये क्या हो गया, -8 इज इक्वल टू 0। इसको आप 4 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, √2x प्लस y प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहला हो गया। दूसरे सवाल पे चलिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन। नॉर्मल दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होता है, r.n इज इक्वल्स टू d। n दिया है 2i प्लस j प्लस 2k, तो मॉड n कितना हुआ, 4 1 5 4 9 3 हुआ। तो n कैप क्या होता है, n बाई मॉड n। तो ये हो गया 2i प्लस j प्लस 2k बाई 3, ये आ गया। तो और d का वैल्यू कितना बोला है, d इज इक्वल्स टू 8 यूनिट। तो आप लिख दीजिए r.2i प्लस j प्लस 2k बाई 3 इज इक्वल्स टू 8। ऐसा भी लिख सकते हैं, आप अगर 3 से उधर गुना करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी बदल सकते हैं। वेक्टर इक्वेशन बोला ऐसे लिख दिए, 3 को मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है r.3i माइनस 4j प्लस 12k बराबर 5। Reduce the equation to normal form. Hence, find the length of perpendicular from origin to the plane. ठीक है, तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल है वो क्या है, 3i माइनस 4j प्लस 12k का। तो मॉड ऑफ n क्या हो रहा है, √9 प्लस 16 प्लस 144। तो 9 6 15 4 19, 4 1 5 1 6, तो 169 मतलब 13 आ रहा है ये, ठीक है। तो इसको आप जानते हैं कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है r.n इज इक्वल्स टू d।
तो उधर 5 तो पॉजिटिव ही है। अब 13 से तो r डॉट ये जो 3i है -4j प्लस 12k, इसको 13 से डिवाइड कीजिएगा तो उधर भी 5/13 करना होगा। तो ये क्या हो गया r, ये क्या हो गया n कैप, ये क्या हो गया d। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन कंपेयर करके बताइए, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन इज 5/13 यूनिट। ऐसे बनाते, तो ऐसे आपका सवाल हो गया। आगे चलेंगे और फॉर्मेट जोड़ेंगे। 2 फॉर्मेट जोड़े थे, 3 सवाल देख लिए, अब आगे चलिए। तीसरा फॉर्मेट है, 2 देख लिए आप, एक डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन वाला और एक जनरल, सबसे पहला नॉर्मल और पॉइंट दिया है। तो अब आपको मान लीजिए बोलना है इक्वेशन ऑफ प्लेन या वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। किसका बात कर रहे हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 3 points, passing through 3 non-collinear points, A B C, A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a, B स्मॉल b, C स्मॉल c इज। तो इस प्लेन में 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो 3 पॉइंट से पास करता हुआ तो एक ही प्लेन होता है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ये देख पा रहे हैं आप, इसका पोजीशन वेक्टर ए दे दिया, इसका बी दे दिया, इसका सी दे, तो ये ट्रायंगल बन रहा है। ये पॉइंट का नाम है ए बी सी, ठीक है। तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट तो है, नॉर्मल नहीं दिया, उसकी जगह पे 3 पॉइंट दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, यहां से हम मान लीजिए ये दोनों का क्रॉस ही ले लें, मान लीजिए यही प्लॉटिंग है, तो अगर हम ए बी क्रॉस ए सी कर ले, ए बी क्रॉस ए सी कर ले, तो ये नॉर्मल टू द प्लेन होगा कि नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट में आप क्या पढ़े थे कि अगर 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कहाँ पहुंचाता है, अगर 2 नॉन पैरेलल वेक्टर का क्रॉस लेते हैं तो कहाँ पहुंचाता है, परपेंडिकुलर टू पहला वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू दूसरा वेक्टर, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर लाइंग। तो यहाँ ए बी और ए सी है, तो ए बी क्रॉस ए सी, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिल जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए क्रॉस ए सी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये हो गया नॉर्मल। अब कोई भी एक पॉइंट यूज कर ले, मान लीजिए हम ए यूज कर ले, तो आर माइनस ए डॉट एन क्या होगा 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस ए और एन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे ए बी ए सी से लिखे, वैसे आपका मन करे तो बी सी
BCBA से भी लिख सकते हैं, CBAC से भी लिख सकते हैं, है ना। तो नॉर्मल निकाल लेंगे और यहाँ जैसे पॉइंट A यूज किए हैं तो पॉइंट B भी यूज करके लिख सकते हैं, पॉइंट C भी यूज करके लिख सकते हैं, तो बहुत तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे हम AB क्रॉस AC लिए तो आउटवर्ड दिख रहा है, अगर हम ये उल्टा ले लेते AC क्रॉस AB ले लेते तो इनवर्ड होता, लेकिन वो भी तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता। तो यहाँ एक माइनस आने से क्या इधर जीरो है ना, तो अगर इसका ऑर्डर कोई उल्टा भी लिखता है तो इधर जीरो होने की वजह से वो बैलेंस हो जाएगा, एक -1 से गुना करेंगे तो भी होल्ड करेगा ना। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अब इसी में अगर कार्टिजन का बात होता, ठीक है, तो वो थोड़ा लेंदी दिखता है, उस पर बात हम लोग किए भी थे लास्ट क्लास में। फिर से एक बार देखिए क्या बोल रहे हैं, तीसरा का ही है। ठीक है, ये बोल रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन, तीसरा में ही अब कौन सा फॉर्म, कार्टिजन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A x1 y1 z1 B x2 y2 z2 C x3 y3 z3, अगर ऐसा लिखो, ठीक है। तो आप जानते हैं कि प्लेन का इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, अगर हम डायरेक्ट आए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 कैसे लिखते हैं, A x माइनस x1 प्लस B y माइनस y1 प्लस C z माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली x2 y2 z2 से वही प्लेन पास कर रहे हैं, तो इसमें डालने से अच्छा है कि आप अगर अलग से लिखिएगा सिमिलरली, यही इक्वेशन को सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली अगर x2 y2 z2 से पास करने वाला, तो ये तो एक ही प्लेन है जो तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, C टाइम्स z माइनस z2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक नंबर हो गया, ये 2, और x3 y3 z3, तो A x माइनस x3 प्लस B y माइनस y3 प्लस C z माइनस z3 बराबर। तो अगर A B C को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो एक अब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करें तो लंबा कैलकुलेशन होगा, होने दीजिए, इसको छोटा करके डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं एलिमिनेटिंग A B C, ठीक है। तो A B C को अगर तीनों मिला के एलिमिनेट किया जाए तो एक डिटर्मिनेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 x माइनस x3 y माइनस y3 z माइनस z3 बराबर 0। ठीक है, तो आप इसको ऐसे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तब तो एक इसको चेक कर दे रहे, तो आप यहाँ से ABC एलिमिनेट करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ज़्यादा अच्छा है याद करना, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रख लीजिए, ये तीनों मिला के पूरा मेहनत करके लाइएगा तो ये जो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड हो रहा है वही इक्वेशन आएगा। तो ये भी बहुत अच्छा नहीं चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे बेटर है। तो सीधे सीधे ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर आपसे पूछे
कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, आप यहीं से अब शुरू कीजिए, पासिंग थ्रू x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3। तो आप सीधे सीधे लिखिए x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 x माइनस x3 y माइनस y3 z माइनस z3 बराबर 0। ठीक है, या ये तीन को मिलाकर सॉल्व कीजिए, जो आपकी मर्जी, एक ही बात है। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ फॉर्मेट पे जा रहे हैं। फोर्थ फॉर्मेट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point, passing through a point A, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर A, एंड पैरेलल टू, प्लेन जो है पैरेलल टू वेक्टर B एंड वेक्टर C है। मतलब अगर आप इस प्लेन को देख रहे हैं, ठीक है, तो वेक्टर B वेक्टर C इस प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, वेक्टर B और वेक्टर C मान लीजिए इस प्लेन के पैरेलल है। जैसे यही प्लेन है तो ये वेक्टर पैरेलल है, तो हम वेक्टर को तो पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं ना। मान लीजिए ये वेक्टर है B, तो हम इसको इस प्लेन में खींच के ला सकते हैं, और ये एक पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर A दिया हुआ। तो आप जानते हैं कि प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए दो चीज चाहिए, पॉइंट और नॉर्मल। और एक बात बोल दें कि ये जो वेक्टर है वेक्टर B और वेक्टर C, ये अपने में पैरेलल नहीं है, ये अपने में, ये पैरेलल टू द प्लेन है लेकिन ये अपने में पैरेलल नहीं। वेक्टर B इज पैरेलल, क्योंकि अगर जिसे अगर बोल रहे हैं इस प्लेन के पैरेलल वेक्टर, तो यहाँ एक कोई ले लीजिए वेक्टर, उसको ऐसे उठा के लाइए तो ये पैरेलल टू द प्लेन हुआ। ऐसे बोलिएगा तो ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल टू द प्लेन कोई वेक्टर कहने का मतलब यही है कि जब वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो इस पे आकर बैठ जाएगा, इस एक पॉइंट नहीं आएगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसे बैठ जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं कि उस प्लेन के पैरेलल है वेक्टर। जैसे अगर हम ये जो जमीन है नीचे का जिस पे हम खड़े हैं, अगर हम इसको ऐसे रखें तो इसको अगर पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो जाके ये गिरेगा तो क्या जाके वहाँ बैठ जाएगा। हाँ, ये टिल्टेड ऐसे नहीं लिए, ये एकदम कैसे लिए, स्ट्रेट। तो ये क्या है, ये वेक्टर पैरेलल टू द फ्लोर है ना, या पैरेलल टू द रूफ है। ठीक है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर इस प्लेन में है। तो आपको नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल कैसे निकल सकता है, B क्रॉस C कर दीजिए। दो वेक्टर इस प्लेन में दिया हुआ है, तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो परपेंडिकुलर टू वेक्टर B एंड वेक्टर C होगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाए उसके लिए जरूरी क्या है, पैरेलल वेक्टर ना हो। मतलब प्लेन का ये पैरेलल वेक्टर है लेकिन ये अपने में पैरेलल ना हो। ठीक है, तो हम लोग बता पाएंगे। आप सोचिए ना कि अगर किसी एक प्लेन में ही अगर आप दो पैरेलल वेक्टर दे दीजिएगा
तब तो एक वेक्टर आप बोल दिए हैं प्लेन में, एक पैरेलल वेक्टर प्लेन का दे दिए हैं, तो उसके पैरेलल तो हम बहुत सारा वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से 3 से इंटू करके। तो एक से नहीं काम चलेगा, 2 वेक्टर चाहिए और ये दोनों अपने में क्या हो, नॉन पैरेलल हो, पैरेलल टू द प्लेन हो। यहाँ लिखा हुआ है पैरेलल टू प्लेन इज पैरेलल टू वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, बट वेक्टर बी इज नॉट पैरेलल टू वेक्टर सी। चलिए तो नॉर्मल निकल गया। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, r माइनस पॉइंट डॉट n बराबर 0। तो a तो दिया हुआ है तो ये लिख दिए, और डॉट ये क्या है, b क्रॉस c बराबर 0। तो इसको आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, r डॉट b क्रॉस c माइनस a डॉट b क्रॉस c बराबर 0। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर r वेक्टर b वेक्टर c का बॉक्स माइनस a b c का बॉक्स बराबर 0। तो ऐसे भी लिख सकते हैं यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये चौथा फॉर्म हो गया, ठीक है। अब आपके पास आएगा कि भाई एक प्लेन है और एक लाइन है, अब किसका बात कर देते हैं, प्लेन प्लेन तो हो गया मान लीजिए। अब आप सोच सकते हैं कुछ नया बात बोलेगा तो भी, क्योंकि प्लेन के लिए हमको क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा इसका बात कर ले, फिर प्लेन एंड प्लेन का बात कर लेंगे, फिर प्लेन में भी और कुछ बात, प्लेन प्लेन का भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 टाइप का मिक्सिंग का बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन का बात हो चुका है, प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं, फिर प्लेन एंड प्लेन देख लेंगे। तो हमारे पास मान लीजिए एक प्लेन है और एक लाइन है। तो एक लाइन यहाँ से आया, यहाँ इंटरसेक्ट किया, फिर ये ऐसे चला गया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये तो नहीं दिखेगा, काटा और नीचे चला गया। ये लाइन है और ये प्लेन है, मान लीजिए इसको हम ऐसे पाई से रिप्रेजेंट करें। तो क्या क्या बात हो सकता है यहाँ पे, सबसे पहला सवाल यहाँ हो सकता है कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। दूसरा हो सकता है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। तीसरा हो सकता है कि भाई प्लेन और लाइन एक दूसरे को काटे ही नहीं, तब क्या बात हो सकता है, तो भी आप सोच सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग कि भाई प्लेन का इक्वेशन है, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यहाँ पे a1 b1 c1 क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल होता है। और लाइन का मान लीजिए हम लिख दिए x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी बराबर लैम्डा कर दिए। तो जनरल पॉइंट कैसे मान सकते हैं, हम इस पॉइंट का बात करना चाहते हैं P। तो लैम्डा, तो x बराबर x1 प्लस ए लैम्डा, y बराबर y1 प्लस बी लैम्डा, z बराबर z1 प्लस
लैम्डा सी या सी लैम्डा लिख दिए, हो गया। मान लिए थोड़ी देर के लिए कि यही पी का कोऑर्डिनेट है, तो यही अगर पी का कोऑर्डिनेट होगा तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0। तो a1 x का वैल्यू है x1 प्लस लैम्डा a, b1 y1 प्लस लैम्डा b। हम उसको मान रहे हैं कि वो कोऑर्डिनेट ऑफ p हो जाए। जनरल पॉइंट का फॉर्मेट वैसा होता है, लैम्डा एडजस्ट करके वो p बन सकता है, लेकिन वो p तभी होगा जब वो प्लेन के इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई कर दे। z1 c1 z1 प्लस लैम्डा c प्लस d1 बराबर 0। तो यहाँ से लैम्डा निकाल लीजिए, यहाँ से आप क्या कीजिए, लैम्डा निकाल लीजिए। तो हमको लैम्डा दिख रहा है माइनस a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1z1 प्लस d1, माइनस आगे लिख लिए, और यहाँ से फिर लैम्डा कॉमन होके क्या होगा, a1 प्लस b1 प्लस c1 ऐसा आएगा। तो लैम्डा आ गया। अब आप x1 प्लस लैम्डा a y1 प्लस लैम्डा b z1 प्लस लैम्डा c, इसमें जब लैम्डा डाल देंगे तो ये क्या है p, तो p का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये काम करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। तो उसके लिए चले, इसको हटा रहे हैं। देखिए, प्लेन का जब भी जानकारी होता है, जैसे आप प्लेन लिखे, हम बात करने जा रहे हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो प्लेन अगर आप लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0, तो नॉर्मल का जानकारी होता है। यहाँ से नॉर्मल क्या होता है, a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये पता होता है। और जब लाइन बोलते हैं तो उसका पैरेलल वेक्टर पता होता है, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। तो यहाँ पे पैरेलल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर को आप b बोलते हैं, तो ये क्या होता है ai प्लस bj प्लस ck, ऐसा होता है। तो कहीं नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल मान लीजिए यहीं पे है। ठीक है, ये जो है इसको बना रहे, ये यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। प्लेन पे कुछ भी लेंगे तो उसके साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये नॉर्मल बना लिए। तो हमको निकालना है, ध्यान से देखिएगा, ये 90 हुआ। हमको निकालना है प्लेन और लाइन के बीच में एंगल, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। और हमको पता है नॉर्मल एंड पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर तो इसके अलॉन्ग हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे रख सकते हैं उसको। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, जबकि थीटा एंगल क्या है, लेट थीटा बी द एंगल, क्या लिए, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक है, तो नॉर्मल और लाइन, जैसे मान लीजिए यही अगर लाइन है और नॉर्मल ऐसे है, तो ये एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये नॉर्मल के साथ ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। और आप जानते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो उसमें एंगल क्या है, नॉर्मल। हम नॉर्मल और पैरेलल वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर
कैसे निकलता है डॉट प्रोडक्ट से, तो ये हो जाएगा एन डॉट पैरेलल वेक्टर बाई मॉड एन मॉड बी। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोग डॉट लिखता है तो सोचता है कि cos थीटा लिख देंगे, नहीं, थीटा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन है। हम किसको लिए हैं यहाँ पे वेक्टर की तरह, हम लिए हैं नॉर्मल और पैरेलल वेक्टर को। तो नॉर्मल और पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ से हमको थीटा निकालना है, तो ये किसके बराबर हो गया, साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा फाइंड कर लीजिएगा। अगर कोई यहाँ कॉस थीटा लिख देता तो गलत हो जाता। तो ये क्या आ रहा है, नॉर्मल आपको पता ही है, डॉट डॉट बी बाई मॉड एन मॉड बी। तो याद रखिएगा यहाँ कॉस थीटा नहीं होता है, साइन थीटा होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो इससे काम चलेगा आपका, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। मान लीजिए कि कभी आपके पास दे दिया जाए कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या बोल दे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point A having position vector A, उसका पोजीशन वेक्टर A है, from the plane और प्लेन को हम दे दे रहे हैं, मान लीजिए आपके पास है r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, प्लेन का इक्वेशन दे दें तो ए तो पॉइंट है, प्लेन का इक्वेशन लिख रहे हैं, ये क्या है, प्लेन का इक्वेशन दिया हो, यहाँ पे कहीं पॉइंट है ए है जिसका पोजीशन वेक्टर, ये परपेंडिकुलर, ये डी लेंथ, ये लेंथ निकालना है, ठीक है। तो आप सोचिए कि अगर हम इसी का डी डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, यहाँ कहीं ए है तो इसे परपेंडिकुलर डाल दिए, तो इसे परपेंडिकुलर डाले तो जिसका नॉर्मल दिया होगा, दे आर पैरेलल ना, दे आर पैरेलल। तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा, सोचना क्या होगा, प्लेन का इक्वेशन हम लिख रहे हैं, हम मान लीजिए प्लेन का इक्वेशन लिख दिए आर माइनस बी डॉट एन बराबर 0 लिख सकते हैं, या मान लीजिए प्लेन का इक्वेशन ये वाला लिखा हुआ है आर डॉट एन कैप बराबर डी। तो डी डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन होता है, डी क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन होता है। तो अगर मान लीजिए कि यही फॉर्मेट दिया है या ये फॉर्मेट दिया है, ये फॉर्मेट कोई एक हम बता दे रहे हैं जो आप बोलिए, तो इसको डी फिर मत बोलिए, ठीक है, उसको डी मत बोलिए। हाँ, नॉर्मल आपको पता है एन कैप आर डॉट एन कैप क्या है, डी है, ये बात पता है। चलिए आगे आगे चले, आपको चाहिए ए एल, वी हैव टू फाइंड ए एल। मान लीजिए वेक्टर के टर्म में ही चाहिए, आप इसे पहले वाला फॉर्मेट बोलेंगे उस पर भी चलेंगे। तो आप सिर्फ ये बताइए कि हम चाहना चाहते हैं स्ट्रेट लाइन पे। देखिए पहला पॉइंट, नॉर्मल टू द प्लेन इज पैरेलल टू ए एल, हाँ या ना, ठीक है। तो ए एल का बात करना है, ए एल। तो हम अगर पैरेलल वेक्टर एन को हम पैरेलल वेक्टर बना सकते हैं, किसका, लाइन का। तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
लिखना चाहें, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through A, having position vector A and parallel to vector n, मान लीजिए, या n कैप is n भी बोलेगा तो चलेगा। ये क्या होता है, r is equals to a plus lambda n। अगर यूनिट वेक्टर दिया है बहुत अच्छा, अगर नॉर्मल भी n लिखा है या n ले सकते हैं, क्योंकि इसको सिर्फ नॉर्मल से मतलब है। तो हम एक मूविंग पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे क्या ले सकते हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ले लिए, तो अगर r क्या है, मूविंग पॉइंट है, तो हम थोड़ी देर के लिए कोऑर्डिनेट l का पोजीशन वेक्टर को ले सकते हैं a प्लस लैम्डा n, ऐसा ले सकते हैं, a प्लस लैम्डा n या a प्लस लैम्डा n कैप, जो भी दिया हो ले लिए। तो आप बताइए al क्या होगा, a प्लस लैम्डा n कैप माइनस a, तो ये क्या आ रहा है, लैम्डा n कैप होगा। तो al का मॉड तो लैम्डा होगा, बोलिए, मॉड ऑफ लैम्डा, ऐसा आएगा। तो लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा कैसे निकलेगा, मॉड ऑफ लैम्डा, ये पढ़ पा रहे हैं। अगर हम दोनों साइड लिखें तो al का मॉड क्या होगा, al का मॉड ऑफ n कैप तो 1 हो जाएगा, तो ये होगा मॉड ऑफ लैम्डा। तो हमारा टारगेट है लैम्डा निकालना। तो आप बताइए, सिंस a प्लस लैम्डा n is lying on plane, वो प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है, वो पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है। तो प्लेन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है r डॉट n कैप इज इक्वल्स टू d। तो हम r के जगह पे इसको डाल सकते हैं, तो ये क्या आ गया, a प्लस लैम्डा n कैप डॉट n कैप बराबर d। तो ये क्या हो गया, a डॉट n कैप प्लस लैम्डा n कैप डॉट n कैप 1 बराबर d। तो लैम्डा बराबर आ रहा है d माइनस a डॉट n कैप, ठीक है। तो al के बारे में फाइनली क्या बोलिए, al इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ d माइनस a डॉट n कैप का मॉड, ठीक है, लिख सकते हैं। आप बोलेगा कि सर ये वेक्टर में बताए, इसको कार्टीजन में बता दीजिए, तो कार्टीजन में भी देख लीजिए। प्लेन क्या बोला, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए। तो कार्टीजन में ए कैसा दिखाई देगा, x1 y1 z1, और फ्रॉम द प्लेन, तो प्लेन कैसा दिखाई देता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है। तो आप जब अगर ध्यान से देखें तो n क्या आया था, n ai प्लस bj प्लस ck,
नॉर्मल यही होता है। तो अगर एन कैप का बात करें, ठीक है, तो एन कैप क्या आया, कार्टेशियन में भी देख लेंगे तो नॉर्मल लिख सकते हैं। तो एन कैप हो सकता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी आप जब वेक्टर इक्वेशन डील कर रहे थे तो आप ए एल निकालें, मॉड ए एल, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, क्या है कि भाई मेरे पास यहाँ पे प्लेन है, यहाँ से करेंगे तो तुरंत आ जाएगा और आंसर भी लिख देते हैं। तो यहाँ कहीं पॉइंट ए था मेरे पास जिसका पोजीशन वेक्टर, पहले पुराना वाला बात देखिए, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाले, ये एल हुआ, नॉर्मल इस पे दिया हुआ है, तो हम लिखे थे प्लेन का इक्वेशन आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी, और इक्वेशन ऑफ ए एल लिखे थे आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा एन, ऐसे लिखे थे ए प्लस लैम्डा एन। फिर यहाँ डाले थे तो क्या आया था, ए प्लस लैम्डा एन कैप डॉट एन कैप बराबर डी। तो आपका लैम्डा का वैल्यू ही आंसर था, मॉड लैम्डा, तो ए डॉट एन यहाँ आ गया, ये प्लस लैम्डा बराबर डी। तो लैम्डा क्या आया था, डी माइनस ए डॉट एन कैप का मॉड, ये हुआ था। तो आप जब प्लेन को ध्यान से देख रहे हैं तो वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब एन कैप तो आपको मिल गया है। अब इसको अगर आप बदलना चाहते हैं किस पे, कि ऑरिजिन से कितनी दूरी पे है, अगर आप नॉर्मल फॉर्म में बदलना चाहते हैं, तो ये तो नॉर्मल के सहारे था, देखिए। अब इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, यहाँ जो आप देख रहे हैं। तो एक्स वाई जेड क्या होता है, आर, वेक्टर आर। ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस डी है हमारी इस कैलकुलेशन में, देख पा रहे हैं ये क्या है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस डी। तो आप इसका फॉर्मेट और उसका फॉर्मेट अगर मैच करेंगे तो ये क्या है, आर डॉट एन ऐसा दिख रहा है माइनस डी। तो एन कैप अगर बनाना चाहते हैं, आर डॉट एन कैप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस डी डिवाइडेड बाई, इधर डिवाइड किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या होगा, डी माइनस ए डॉट एन। तो ए डॉट ए क्या है मेरा, पॉइंट x1 y1 z1। तो अगर आप ए डॉट एन देख रहे हैं, ए डॉट एन, दोनों को थोड़ा अलग अलग रखिएगा। तो ए है मेरे पास x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, ठीक है। और मान लीजिए ए डॉट एन कैप उसी तरीके से देखते, तो ये क्या है, डॉट एन कैप, तो ये क्या आएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर मॉड ऑफ लैम्डा डिस्टेंस आया था तो आप बताइए डी क्या है, डी की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है माइनस डी बाई, यही पूरा डी दिख रहा है, ये एक नंबर है और ये दो नंबर है, दोनों को उससे कंपेयर कीजिए। तो माइनस डी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए डॉट एन, तो ये है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन
ब्रैकेट में डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मॉड। तो अगर हम इस माइनस को एब्जॉर्ब कराना चाहे तो ये कैसा दिखाई देगा, तो बराबर मॉड ऑफ यहाँ होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी। माइनस को एब्जॉर्ब कर सकता है मॉड, तो हम चाहें तो मॉड को नीचे ज़रूरत नहीं है तो हटा दिए। इसको ठीक से देख लीजिए, ये क्या हो गया, मॉड ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 z1 इज मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे आप चल सकते हैं। अगर इसी में x1 y1 z1 ऑरिजिन हो जाए, अगर x1 y1 z1 ऑरिजिन हो जाए तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन d बाई मॉड ऑफ d बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ मॉड लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। कब, जब यहाँ यूनिट वेक्टर बना चुके हैं तब, तो दोनों को मिला दिए। हाँ, वो ए और यहाँ ए x1 y1 z1 थोड़ा सा आप रखिए, पैरेलली रखिए, अगल बगल रखिए और दोनों को मिक्सअप कीजिए। तो इस तरह से वेक्टर में भी सवाल बनता है, कार्टेशियन फॉर्मेट में भी सवाल बनता है। तो यहाँ से आप सवाल बनाइए, बाकी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।